ऐसी थी जिसमें बीमार होने का कोई स्थान नहीं था। लेकिन कुछ कालखंड में ऐसा हुआ जिसमें हम धीरे धीरे बीमार होने लग गए। और इसका समय शुरू होता है, देखा जाए तो जब से ये हरित क्रांति आई तभी से बीमारियां और अधिक बढ़ती चली गई। हमारे फर्टिलाइजर्स के जो केमिकल युक्त हैं वह हमारी बीमारी का बहुत बड़ा कारण। डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स जिनका प्रयोग हमारे किसानों ने अंधाधुंध खेतों में किया, उसका परिणाम ये हुआ कि वो बीमार होने लगे। और बीमार होने के लिए पुनः फिर चूंकि वो केमिकल है तो केमिकल की ही आवश्यकता हो गई और फिर एलोपैथिक दवाओं की आवश्यकता हुई। और धीरे 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 हम और अधिक डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खेत में डालते गए और दवाओं की इम्यूनिटी पावर कम होती गई और बढ़ती गई और हमारे शरीर की भी इम्यूनिटी पावर कम हो गई और मेडिसिन की अधिक आवश्यकता हुई। इस तरह से हमारा परिवर्तन का समय आया, जिससे आज ये स्थिति आ गई कि पूरे भारत में इतने अधिक रोगी, डायबिटीज, आर्थराइटिस, मोटापा, बीपी, इन सब की बहुत अधिक मात्रा हो गई। तो आज हम यहाँ ये समझेंगे, हमारी भारतीय परंपरा में तो 5 तत्वों को बैलेंस करके स्वस्थ होने की विधान था। महाभारत काल से लेकर रामायण काल तक देखें तो वहां बीमारी का कोई स्थान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे पतन हुआ और इस तरह से पतन हुआ कि आज आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा बीमारियां, हर घर में बीमारियां, कैंसर के रोग पीड़ित हो गए हैं। क्योंकि निरंतर केमिकल बढ़ते चले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड बढ़ते जा रहे हैं, प्रकृति विपरीत हो रही है, हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। तो आइए कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको हम जानेंगे। लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति चिकित्सक की सबसे पहला है प्राकृतिक चिकित्सा कहती है, और ये पुरानी कितनी है, जैसा बताया जितना पुराना हमारे वेदों का ज्ञान है उतना यह जीवन शैली है। इसे भारतीय सनातनी वैदिक परंपरा भी कह सकते हैं, क्या सकते हैं ही, उसी को नाम आज प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में दिया गया। तो हम कैसे उन सिद्धांतों को पुनः आज प्रतिपादित यहाँ करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम विचार करें तो प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतु अपना ट्रीटमेंट स्वयं करते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं। यदि हम इनसे सीखें तो हम पाएंगे कि हम से मिलता जुलता, जिसे साइंस कहती है कि बंदर ये मनुष्य की जैसा ही है, इसको कभी देखें तो कभी बीमार नहीं होता, ना किसी मेडिसिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका आहार, उसकी दिनचर्या, उसकी ऋतुचर्या बहुत ही व्यवस्थित है। ऐसे भी मूल्यांकन कर सकते हैं, वह भी संतान उत्पत्ति करते हैं, भोजन भी करते हैं, जीवन भी जीते हैं, अपने रहने की आदि की व्यवस्थाएं भी अलग तरह से कर लेते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के नजदीक रहते हैं। ऐसे और भी जीव जंतु कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। और हम दिन और दिन प्रकृति से दूर होते गए, जिससे हमारी बीमारियां बढ़ती गई। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत ये आता है कि प्राकृतिक चिकित्सा का नाम जो आज दिया गया, क्योंकि बीमार होने के बाद फिर चिकित्सा की आवश्यकता होती है। हम प्राकृतिक रूप से जो आहार लेते हैं वही हमारे जीवन को स्वस्थ बनाता है, और वही आहार जब गलत तरीके से हो जाता है, अति हो जाता है, अनियमित हो जाता है, ऋतु प्रकृति के विपरीत हो जाता है, बेमौसम का हो जाता है, तो वही भोजन जहर बन जाता है, पॉइजन बन जाता है, बीमारी का कारण बनता है। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में कि सभी रोग एक है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है, इसका सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांतों में इसको समावेश किया कि प्रथम सभी रोग एक हैं, उनके कारण भी एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक है। देखिए कितना बड़ा विषय है, ये सभी रोग एक हैं, यानी कि जो ढेर सारी बीमारियों के नाम पे अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं वो नहीं है, सिर्फ बीमारी एक है और उसका कारण भी एक है और उसकी चिकित्सा भी एक है। कितनी गंभीर बात है।
रोग एक है उसका तात्पर्य। बीमारी भले किसी पर्टिकुलर पार्ट पर महसूस कर रहे हूं, लेकिन उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आ जाए तो बुखार पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जुकाम खांसी हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। तो एक जैसे रात में किसी व्यक्ति को नींद नहीं आई तो उस नींद ना आना जिसे आप बीमारी कह रहे हैं, उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ेगा। पेट साफ नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन है, हुआ तो कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन उसका संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और कारण एक है कि पेट साफ नहीं हुआ। यदि उस कारण को निवारण कर दिया जाए तो संपूर्ण शरीर की बीमारियां मिट जाती। अगर इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत पर हम गहराई से जाएं तो हम पाएंगे कि निश्चित रूप से ऐसा ही है। और यही जब लंबे समय तक बना रहता है इस तरह का प्रभाव, तो बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेता है। जैसे मैंने भी बुखार बताया, एक लक्षण की चर्चा करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है इसलिए 10 सिद्धांत मुझे बताने हैं तो शॉर्ट में मुझे रखना पड़ेगा। तो बताया कि जैसे सभी रोग एक है, मैंने बताया सभी रोग का कारण एक है कि वो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स एकत्र हो गए हैं, इन्फेक्शन हो गया है, जो आज उसे इन्फेक्शन कहा जा रहा है। और उसका कारण भी एक है कि यदि बॉडी से उस टॉक्सिन्स को निकाल दिया जाए तो बीमारी ठीक हो जाए। दूसरा सिद्धांत है बीमारी के कारण कीटाणु नहीं है, जबकि एलोपैथी क्या कहती है, सभी बीमारी का एक कीटाणु है, एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है। आपने देखा भी कोरोना काल में ढेर सारे लोगों को भारत में कोरोना हुआ, जिसे मेडिकल साइंस कहती है, और उनको जांच करने में उनके बैक्टीरिया पाए गए उलट, लेकिन उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आए और शरीर से चला गया वो कोरोना। क्या हुआ, उनको प्रभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीजन, एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। जब हम किसी चीज को लेते हैं तो हमारी शरीर रिएक्ट करके उनके अगेंस्ट में सेना तैयार कर लेती है, इसलिए उन पर प्रभाव नहीं हुआ। नहीं तो भारत में तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि यहाँ तो मुश्किल हो जाता संभालना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ये वायरस अंदर जाता है और उसका प्रभाव होता है, वो हमारे शरीर के अंदर रिएक्ट करके उसको खत्म कर देते हैं। तो मेरे कहने का यहाँ बात ये थी कि बीमारी का कारण कीटाणु नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि एटमॉस्फेयर, वो तो है, सभी के शरीर में है। हम ऐसा एटमॉस्फेयर उपलब्ध करा देते हैं, जैसे इस कोरोना काल में जो बीमारियां हुई उसमें उन लोगों को ज्यादा हुई जिनको कफ की प्रकृति थी, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, जिन्हें उनका इम्यूनिटी पावर कम था, उनको इसका प्रभाव हुआ, बाकी सबों को इसका प्रभाव नहीं हुआ। और भारतीय पद्धति में ये, भारतीय जीवन पद्धति में ये है, दिनचर्या में ये है कि उसका इम्यूनिटी पावर कितना बढ़ जाता है कि उसका दूसरी बीमारियों का प्रभाव सामान्यतः नहीं होता है। तो इसका जो सिद्धांत दूसरा था, इस बीमारियों का कारण कीटाणु रोगाणु नहीं है, बल्कि वह हम उसका माहौल उपलब्ध करा देते हैं। जब आहार हम देते हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, हम एप्पल खाया हमने रात्रि में और टेबल में रख दिया, हमने सुबह देखा उसमें चींटियां आ गई, ना तो एप्पल में चींटियां थी ना उस स्थान पर चींटियां थी, वो कहां से आ गई? क्योंकि हमने उस चींटी का भोजन वहां उपलब्ध करा दिया, कोई मीठा छोड़ दिया, वहां चींटियां आ गई। अर्थात ऐसे ही हम अपने शरीर में उस भोजन को उपलब्ध करा देते हैं जिससे वो उसमें ग्रोथ करने लगता है। तो यह सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। और सभी जैसा कि समझा कीटाणु नहीं है और विशेष डायग्नोज की आवश्यकता भी नहीं है। अगला तीसरा सिद्धांत है इसमें कि प्राकृतिक जीवन शैली में इसी तरह की जांच की आवश्यकता विशेष नहीं होती है। अरे भाई, कोई बीमारी आपको हुई, वो टॉक्सिन्स आपने निकाल दिए, निकालने के तरीके भी अलग हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। बॉडी हमारा स्वयं शरीर से निकालने का प्रयास करती है। जैसे हम भोजन करते करते कभी खांसी आ जाती है, तो क्या करते हैं, क्यों आती है खांसी? क्योंकि हमारा भोजन जो है श्वास नली में चला जाता है और अचानक खांसी आती है और उसके बाद नॉर्मल हो जाती है, हम उसे बीमारी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार के डायग्नोज की भी आवश्यकता नहीं होती है, विशेष किसी डायग्नोज की आवश्यकता नहीं है। सामान्य डायग्नोज तो होता है, जैसे भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही है, तो पूछा जाएगा व्यक्ति से, रात में दस्त हुआ था, रात में क्या खाया था आपने,
तो इसके माध्यम से डायग्नोज हो जाता था। जो आज की तरह का डायग्नोज करना है वो नहीं था, और ना उसकी आवश्यकता विशेष होती है। इस तरह से, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया एप्पल का, इस तरह से हम बॉडी से यदि अपने टॉक्सिन्स को निकाल दें तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अब जांच करके मेडिकल साइंस ने ये पता किया कि इसको कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था, ये जांच किया, लेकिन उस व्यक्ति को जिसको कोरोना हुआ था और होके निकल गया, उसको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप जांच करें या ना करें, वो तो स्वस्थ है, उसकी जांच की कुछ कोई वैल्यू नहीं। यदि ऐसे ही अधिकतम लोगों की, और हुआ भी है कि भारत में करोड़ों लोगों को कोरोना हुआ और उसके होकर चला गया, उनको कोई उनकी जांच की भी आवश्यकता उनको नहीं थी, लेकिन वो इस तरह से पता करने के लिए कि कितने लोगों में हुआ, उसकी जांच सरकार ने की। ठीक इसी प्रकार से अनेक बीमारियां हमारे शरीर में होकर निकल जाती हैं, जिनका हमें पता नहीं होता, उसकी आवश्यकता भी नहीं होती है। तो यही कहते हैं कि विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है। हम माने तो हमें पूर्व काल में हमारे इस तरह की जांच की व्यवस्था नहीं थी, तो नाड़ी देख करके देख लेते थे, खाना पीना, स्टूल पता करके, यूरिन कह रहा है, स्टूल कैसा हो रहा, नींद कैसी आती है, इससे पता कर लेते थे, डायग्नोज हो जाता था। और विशेष आज की तरह जो एलोपैथी में जांचें होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर इसमें कहते हैं चौथा सिद्धांत है कि विशेष केमिकल की भी आवश्यकता नहीं होती है। ना तो डायग्नोज की आवश्यकता है, ना किसी तरह की बाहर कुछ लेने की आवश्यकता है, बाहर से कोई दवा लेने की भी आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है। कैसे? अरे भाई, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आए हैं वो निकल गए, आया और आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया और बीमारी ठीक हो गई। तो विशेष किसी केमिकल दवा की भी आवश्यकता एलोपैथी आपके प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं होती है। जैसे हम समझ सकते हैं सभी जीव जंतु हैं, वो कभी बीमार नहीं होते, यदि होते भी है तो वो सामान्यतः ठीक हो जाते हैं, उन्हें कोई ना तो किसी डायग्नोस की जरूरत होती है, ना किसी दवा की जरूरत होती है। मनुष्य के पालतू जानवर जो होते हैं उसमें तो आवश्यकता महसूस कर सकते हैं, बाकी में आवश्यकता महसूस नहीं होती। वो सहज ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें नेचुरल रूप से उनको पता है कि हमें कैसे क्योर होना है। तो ये भी कहते हैं कि किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं होती। अगला सिद्धांत है कि जो क्रॉनिक, जो एक्यूट बीमारी है, जो तुरंत होने बीमारी है, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, दस्त आना, उल्टी होना, ये बीमारियां कारण नहीं है, बल्कि यह सहायक है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारी बीमारी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। अब आपने रात में खाना कुछ खाया, उसके कारण आपको दस्त हो गए, रात में कुछ ऐसा खा लिया आपने, ठंडा गर्म हो गया, उसमें जुकाम खांसी हो गई आपको, आप उसे बीमारी समझते हैं, जबकि वह जो जुकाम हुआ है वो आपके शरीर से कफ को निकालने के लिए हुआ है। आपको स्नीजिंग हो गई है, छींक आ रही है, कफ निकल रहा है, इसका मतलब जो कफ है वो शरीर बाहर निकालना चाहता है, लेकिन हम उसे बीमारी समझ लेते हैं और एलोपैथिक दवा को हम खाने लगते हैं। तो उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यदि हम इस बात को समझे तो हम पाएंगे कि किसी तरह की कोई दवा की आवश्यकता कदापि नहीं, केवल हम अपने आहार से, क्योंकि वो जो बीमारी हुई है वो हमारे आहार के कारण ही हुई है, गलत आहार के कारण हुई है, असमय में भोजन ना करने के कारण हुई है, पानी ठीक से ना लेने के कारण हुई है, 5 तत्वों के इनबैलेंस से हुई है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी, जल, इन तत्वों की इम्बैलेंस होने से हुई। अगर हम इनका संतुलन कर लेते हैं तो बीमारी नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं विशेष किसी दवा की आवश्यकता भी नहीं होती है, जैसे अन्य जीवों को, अन्य प्राणियों को किसी तरह की ट्रीटमेंट करने के लिए किसी बाहर दवा की आवश्यकता नहीं होती, मनुष्य के पालतू जनों को छोड़ करके, क्योंकि मनुष्य फिर अपने हिसाब से खिलाता पिलाता है उसको, तो वहां पर तो आवश्यकता होती है, बाकी किसी दवा की आवश्यकता विशेष नहीं होती है। ये प्राकृतिक चिकित्सक सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो ये है कि जो क्रॉनिक बीमारी है, एक्यूट क्रॉनिक बीमारी है, असाध्य रोग है, उसके ठीक होने में समय लगता है, ये हम सब जानते हैं। अब धीरे धीरे आपने आहार ठीक नहीं रखा, आपने दिनचर्या ठीक नहीं रखी, तो उसका अभ्यास हो जाएगा। अब अधिक भोजन कर रहे हैं आप, रात्रि में देर तक जग रहे हैं, तो क्या होगा, उसका प्रभाव धीरे धीरे शरीर पर पड़ेगा। सुबह आप नहीं उठते हैं, सुबह ठीक से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं आप, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ेगा। विरुद्ध आहार कर रहे हैं आप, दिनचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे प्रभाव ही पड़ेगा कि वह जो धीरे धीरे करके बीमारी उत्पन्न हो जाएगी और बड़ी बीमारी हो जाएगी। तो उसमें धैर्य रखने की आवश्यकता यहाँ बता रहे हैं कि धीरे धीरे वो बीमारी ठीक हो, जिस तरह से वो बीमारी धीरे धीरे आई है उसी तरह उसको जाने में भी समय लगेगा, इसलिए धैर्य की आवश्यकता होती है।
ये प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है। उसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, और नहीं तो व्यक्ति धैर्य टूट जाता है जी, ऐसी बीमारी कैसे ठीक होगी। भले वो एलोपैथिक दवा खा रहा है, 7 दिन 15 दिन इंतजार कर लेगा धीरे धीरे उसे, लेकिन एलोपैथी में वो, आयुर्वेदिक में वो जो है धैर्य नहीं रख पाता और धैर्य उसका टूट जाता है, तो फिर वो तुरंत एलोपैथी के पास चला जाता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे बड़ा सिद्धांत ये भी एक है कि उसे धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। यदि वो धैर्य रखता है तो निश्चित रूप से बड़ी से बड़ी बीमारी का समाधान वो प्राप्त कर सकता है। इसमें एक सिद्धांत और है कि इसमें जो प्राकृतिक चिकित्सा दी जाती है, इसमें दबे हुए रोग उभरते हैं। यानी कि जो बीमारी आपको है, और जब हम प्राकृतिक चिकित्सा शुरू करेंगे तो उसमें दबे हुए रोग उभरेंगे। हो सकती है त्वचा की प्रॉब्लम है तो बढ़ सकती है, उसका एग्रावेशन हो जाएगा। सर दर्द है तो थोड़ा सा बढ़ेगा शुरुआत में, और क्योंकि भूख लगी हुई है आप आहार आदि परिवर्तन करेंगे उसमें, तो चूंकि अनइजीनेस तो महसूस करेंगे, थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद उसका लाभ भी जड़ से ठीक करने वाला होता है। प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें सभी रोग जड़ से ठीक होते हैं। बाहर से किसी केमिकल की आवश्यकता होती ही नहीं। हमने आहार जो गलत किया है, बस आहार का परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे जो चीजें हम लेते रहे ज्यादा, उनको धीरे धीरे हम कम कर दें, तो हम पाएंगे कि हम स्वस्थ होने लग गए। जो आहार ज्यादा लिया है, 60 रसों में कौन सा रस हमने ज्यादा लिया है? मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, चरपरा, तिक्ता, ये 6 जो रस है, इनमें कौन से रस को ज्यादा लिया? हम उसका बैलेंस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो बीमारी ठीक हो जाती है। क्योंकि संपूर्ण 6 रसों में ही हमारा संपूर्ण शरीर बना हुआ है, वही बीमारी का कारण है। तो यदि हम इसको समझ पाए तो हम देखेंगे कि उसकी बीमारी को हम सहजता के साथ ठीक कर सकते हैं। तो इसमें बताया कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें दबे हुए रोग उभरते हैं। अगला सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा में जो शरीर मन आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ होती है। कैसे? जैसे आपने ये देखा कि कोई दवा आप नहीं ले रहे हैं, और बीमार भी तीनों ही होते हैं। आपने देखा जो आदमी बीमार होता है, किसी के लीवर में परेशानी है, किसी को बुखार आया, तो बुखार तो आया शरीर में, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी वो, आत्मिक रूप से भी वो दुखी होता है। आंख में छोटा सा कोई कण चला जाए तो आप देखिए पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है, तकलीफ में हो जाता है। एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है पैर में, उसमें पूरा शरीर प्रभावित होता है, मन भी दुखी होता है, आत्मा में भी कष्ट महसूस होता है, और शरीर को कष्ट तो मिलता ही, तो तीनों का होता है। तो यही कहती है प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें हम तीनों की चिकित्सा एक साथ करते हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिन नहीं दी जाती जैसा बताया। तो इसमें तीनों चिकित्साएं एक साथ होती हैं, मन, शरीर, आत्मा। और कभी चर्चा करने का समय मिलेगा तो उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे एक एक बीमारी को हम धैर्यता के साथ ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स प्राकृतिक चिकित्सा के हैं जिसपे हमने यहाँ चर्चा की। विस्तार से चर्चा करने के लिए तो बहुत कुछ आवश्यकता है। हम सारे जीवों से सीख सकते हैं। आप देखते हैं कि जो भी जीव जंतु होता है, जैसे मैंने बताया अभी चर्चा की, वो बीमार हो जाते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? हम खाना नहीं छोड़ते, आहार को मुख्य मान लेते हैं। जबकि आयुर्वेद ने भी पहला सिद्धांत दिया है कि जब तक हम आहार को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम बड़ी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, छोटी सी छोटी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो चलिए अब पंचभूतों को भी यहाँ हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पंचभूतों में अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और इन 5 तत्वों से ही संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। अगर हम इन 5 तत्वों को बैलेंस कर लें तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। कैसे? सबसे पहला है आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब खाली स्थान। खाली स्थान का मतलब है कि जहां कुछ ना हो। तो जब आकाश तत्व हम को बढ़ाएंगे, उसके पहले हमें क्या, पृथ्वी तत्व को कम करना पड़ेगा। यानी हम उपवास के माध्यम से, हम फास्ट के माध्यम से उन तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं। जो साल्ट हमने ज्यादा लिया है, हमने मीठा ज्यादा खाया, क्या करते हैं? डायबिटीज हो गई किसी व्यक्ति को तो क्या करते हैं? तुरंत डॉक्टर उसको मीठा बंद करा देता है।
कि आपका मीठा बंद हो गया। किसी को बीपी हो गया तो क्या करता है, उसका नमक बंद कर देता है। ये प्राकृतिक है, तो है, प्राकृतिक चिकित्सा ही तो है। किसी व्यक्ति को बुखार आया तो क्या करता है डॉक्टर, बहुत तेज बुखार है तो क्या करेगा, आइस पैक लगा देता है, ठंडे पानी से पट्टी करता है, सिकाई कर देता है, बताता है, बुखार उतार देता है पानी से। हम इसको समझ नहीं पाए। हम सब जानते हैं कि रात में जुकाम खांसी हो जाता तो रात का भोजन बंद कर देते हैं। ये क्या है, ये वही तो है प्राकृतिक चिकित्सा। रात में हमने खाना बंद कर दिया और बीमारी बढ़ गई। अब किसी ने कई दिनों तक सोया नहीं है, रात में आपने उसे सुला दिया, दिन में उसने श्रम किया, रात में सो लिया, ठीक हो गया। नींद नहीं आ रही थी उसको, आहार अधिक लिया था, पेट साफ नहीं हुआ, उसने आहार एक टाइम नहीं लिया, पानी पिया, गर्म पानी पिया, पेट साफ हो गया, उसका कब्ज ठीक हो गया। तो जैसा पहले बताया कि आकाश तत्व को हम बढ़ाते हैं और पृथ्वी तत्व को कम करते हैं। उसके जब हम पृथ्वी तत्व को कम करते हैं, आकाश तत्व को बढ़ाते हैं, कि वो पृथ्वी तत्व क्या है, स्थूल तत्व है, जो हम आहार लेते हैं, जो हम खाते हैं, फल फूल सब्जियां फ्रूट्स अन्न, वो सब क्या है, पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व बढ़ता है तो फिर सारी बीमारियां बढ़ने लगती है, क्योंकि बीमारी का कारण भी वही है, वही आहार हमारी बीमारी का कारण है। जो हमने आहार लिया वह आहार अधिक हो गया, अति हो गया, स्टोर हो गया, श्रम नहीं किया, शरीर से मेहनत नहीं की, एक्सरसाइज नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, तो वो हमारे शरीर में एकत्र हो जाता है, वही आहार हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। तो बताए पृथ्वी तत्व को कम करते हैं और फिर आकाश तत्व बढ़ेगा। तो आकाश तत्व बढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं, हम उसमें वायु तत्व बढ़ाते हैं। जैसे कहा गया हमारे पंचकोश है, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, पहला अन्नमय कोश, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। अन्नमय कोश को कम करेंगे, प्राणमय कोश को बढ़ाएंगे, और प्राणमय कोश को बढ़ाएंगे, कब बढ़ेगा प्राणमय कोश, जब आकाशमय कोश बढ़ेगा, आकाश तत्व बढ़ेगा। तो अन्नमय कोश को कम किया, आकाश तत्व को बढ़ाया, अर्थात प्राणमय कोश, अर्थात वायु बढ़ेगी। जब आकाश तत्व होगा तो उस स्थान पर, खाली स्थान पर क्या होगा, वायु होगी, अर्थात प्राण तत्व होगा। प्राणायाम करेंगे, उस स्थान को खाली स्थान मिलेगा शरीर में, तो प्राण तत्व तब बढ़ेगा। इसलिए प्राणायाम जो किया जाता है वो खाली पेट किया जाता है, खाना खाने के बाद नहीं करते, उसका लाभ नहीं मिलता है। तो खाली पेट में अर्थात आकाश तत्व में प्राण तत्व बढ़ता है, वायु तत्व बढ़ता है। और जब वायु तत्व बढ़ेगा, प्राणायाम करेंगे, वायु तत्व बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, फिर अग्नि तत्व बढ़ेगा। आकाश तत्व, वायु तत्व, आकाश वायु का जब संगति बढ़ेगी तो फिर अग्नि तत्व बढ़ेगा। अग्नि तत्व बढ़ेगा तो अग्नि क्या करता है, अग्नि सभी मलों को नष्ट कर देती है। आप अग्नि में कुछ भी डालो वो भस्म बना देती है, उसको सुषुप्त में रूपांतरित कर देती है। तो जब शरीर में अग्नि तत्व बढ़ेगा, जब आप आहार नहीं लेंगे, तो अग्नि तत्व बढ़ेगा, तो जो विजातीय तत्व हैं, शरीर के अलग अलग पार्ट पर अग्नि उत्पन्न होगी, एक एक सेल पर, एक एक माइक्रोकांडिया पर आपकी अग्नि उत्पन्न होती है। तो जो पहले से कैलोरी आपने ले रखी है, पहले से आपके अंदर आहार है किसी न किसी विकार के रूप में, वो शरीर यूज कर लेता है, कैलोरी के रूप में यूज कर लेता है, जिससे वो विकार खत्म हो जाता है, उसकी स्थूलता खत्म हो जाती है। और ऐसा जब रेगुलर करते हैं कुछ समय तक हम, वो अग्नि तत्व बढ़ा, तो जो दोष थे वो खत्म हुए, और फिर हम पानी पीते हैं। तो जो स्थूल भाग भी उसका रह गया जलने के बाद, वो हम पानी पीते हैं, पानी पी के यूरिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, पीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो हमारा बीमारी थी हमारे शरीर में, जो विजातीय तत्व थे, जो टॉक्सिन्स थे, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। और पानी ज्यादा, प्यास ज्यादा लगती है, अग्नि तत्व बढ़ेगा तो शरीर में प्यास ज्यादा लगेगी, और आहार आप नहीं ले रहे हैं तो पानी बार बार आप पिएंगे, और पानी पिएंगे तो यूरिन बहुत लगेगी, और यूरिन बहुत अधिक होगी तो आप देखेंगे कि टॉक्सिन्स धीरे 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 शरीर से निकलना प्रारंभ कर देंगे। और जब ये ऐसा लंबे समय तक आप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल गए, क्योंकि पानी का धर्म ही है टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, गंदगी को बाहर निकालना, उसकी सफाई करना, उसकी क्लीनिंग करना। हम क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं या आहार अधिक लेते हैं, आवश्यकता से 4 गुना ज्यादा तक भोजन ले लेते हैं, जो हमारी बीमारी का कारण बनता है। जितनी आवश्यकता हमको नहीं, हम उतना श्रम नहीं करते, श्रम करता है। इसका भी पैमाना है कि हम भोजन कितना लें, भोजन हम कितना लें। भोजन का समय जब हो जाए उसके पहले एक बार पानी पिए, लगभग आधा घंटे पहले एक बार पानी पिए, उसके बाद जब भूख लगे तब भोजन करें, ताकि उतना भोजन करें जब अगली बार भोजन का समय हो उसके पहले फिर हमें भूख लगना प्रारंभ हो, तब हम उस भोजन को ग्रहण करें।
और अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, वर्ग के अनुसार हमें आहार का निर्धारण करना चाहिए, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हमने यहाँ जो चर्चा की प्राकृतिक चिकित्सा की, चूंकि समय हो रहा है, 5 मिनट लगभग शेष है। आप किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग उसका प्रश्न कर सकते हैं और ताकि इसका समाधान दिया जा सके। मैंने जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल बताए, पंच महाभूतों के बारे में भी बताने का प्रयास किया, क्योंकि एक समय है और आप लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। उस नंबर के ओम, एक बार अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया। अपना डॉक्टर संजय जी अनम्यूट कीजिए। ओम जी ओम। तो ओम ओम। अभी अपना जोशी, बहुत कम लोग जुड़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कुछ विशेष होगा तो आप उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आपने बड़े धैर्यता से सुना, हमें अच्छा लगा कि हम आपके उपयोग के लिए कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी जी प्रश्न है अपना प्रकाश जोशी जी हैदराबाद नॉर्थ ईस्ट से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी प्रकाश बताएं। जोशी जी। जोशी जी अनम्यूट कीजिए, आप जोशी जी अनम्यूट कीजिए। प्रकाश जोशी जी अनम्यूट कीजिए, आप पूछ सकते हैं। नहीं दिख रहा ना जोशी जी? अच्छा ठीक है, ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా సందేహం ఉంటే అడగవచ్చండి। हो सकता है वो मेरी बात ना समझ पाए या मैं उनकी बात ना समझ पाऊं, तो आप ट्रांसलेट करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है ठीक है। प्लस ओम ओम जी ओम। सुनाई? हाँ हाँ पूछिए। मॉर्निंग टाइम में मेरे को वो थोड़ा नाक से थोड़ा जब योगा करते तो उस समय थोड़ा पानी जैसा निकलते रहता है, वो ब्लॉक जैसा रहता है। फिर बाद में कंप्लीट होने के बाद वो है या एलर्जी है क्या है? ओनली मॉर्निंग टाइम में जब योगा टाइम में वो आ जाता है। जी जी, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि रात्रि का भोजन आप जो है ना छोड़ दीजिए, और कफ प्रगति वाला भोजन रात्रि में नहीं लीजिए। जैसे केला है, अमरूद है, चावल है, खट्टी चीजें हैं, ये विटामिन सी युक्त चीजें, ऐसी चीजें रात्रि में न ले। कोशिश करिए कि रात में भोजन ना ले, केवल हल्दी के साथ दूध ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रात का भोजन आप छोड़ दीजिए, थोड़ी मात्रा में दूध ले सकते हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। या वही एलर्जी जैसे अग्नि तत्व कम है आपके शरीर के अंदर, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो जब आहार नहीं लगेंगे तो अग्नि तत्व बढ़ेगा। थोड़ा सूर्य का प्रकाश भी लिया करें। अगर ज्यादा दिक्कत आए तो गुंजन क्रिया कर लीजिएगा, थोड़ा कप बढ़ा हुआ है वो कप निकल जाएगा। जल नीति सूत्रती कर सकते हैं, नहीं तो नेचुरली केवल पानी की गोली कर लें। ओके, थैंक यू, नमस्कार। स्वामी जी जी पूछिए। can you explain what is dislocation of navel, नाभि चालन? जी Why does this happen? जी जी जी, लेकिन नाभि चालन जो आप कह रही हैं, नाभि डिग जाना, वो कहीं ना कहीं कारण होता है कि जब हम इनबैलेंस तरीके से या तो बैठते हैं या उठते हैं या वजन उठा लेते हैं, एक साइड करते हैं, तो डिस्टर्ब हो जाती है और वीक रहती है। तो इसके लिए जो हमारे आसन है वो आसन आप करें तो जो है वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। जैसे उत्तान पादासन है, अर्धहलासन है, पादानुष्ठानासिका स्पर्शासन है, विपरीत नौकासन है, मंडूकासन है, कंद्रासन है। इन आसनों का अभ्यास अगर करते हैं तो नाभि आपकी ठीक हो जाएगी। Can you please tell me what diseases it causes happen? What diseases do we get because of dislocation of navel? इसमें कुछ आवाज आपकी स्पष्ट नहीं हो रही है। सर आप स्वामी जी आप बता सकते हैं कौन सा बीमारियां पैदा होते नाभि डिस्लोकेशन की वजह से? ये दिस क्वेश्चन, ओ देखिए, many type of disease in dislocation of umbilical
many such as a constipation and diarrhea, alternately sometimes constipation and sometimes diarrhea, and other diseases are also produced in dislocation of the umbilical region. Okay. धन्यवाद गुरुजी. So many diseases. What is शंकर it? प्रसाद जी पूछिए. Umbilical region, main part of the body is balance. Left, right, or down, lower, abdomen, and right and left portions. Yeah, ఇంకెవరైనా అడగాలనుకుంటున్నారా? Now, completed your question? शंकर प्रसाद गारू raised hand. पूछिए, शंकर प्रसाद जी पूछिए. प्रणाम आचार्य जी. जी. नमस्कार. तो उसे क्या क्या सजाएं बरतनी? जी, ऑडियो क्लियर ले दो. आप मेरा नंबर ले लीजिए, उस पर बात कर लीजिए. इसमें आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है. अभी 89 नंबर नोट कर ली. 89 79 010 523. 8979 010 523. इस नंबर पर बात कर लीजिएगा. ठीक है. तो अब सत्र को पूरा करेंगे. ठीक है. अनुमति है सत्र को समाप्त किया जाए. जी, మనకు ఈ రోజు అద్భుతమైన కార్యక్రమం యొక్క ఆరంభం జరిగింది. అనే ఉద్యమ రూపి అనే ఈ కార్యక్రమానికి తగిన మార్గదర్శనము, ప్రేరణ, ఉత్సాహాన్ని పెంచే విధంగా డాక్టర్ సంజయ్ జీ నేచురోపతిక్ విభాగ్ హరిద్వార్ నుంచి వారు తమ అమూల్యమైన సమయాన్ని మనకిచ్చి చక్కని మార్గదర్శనం చేశారు. అయితే ఈ వారు చెప్పాలనుకున్న విషయం సంపూర్తి జరగలేదు. మరోసారి మళ్ళీ వారి సమయాన్ని తీసుకుందాం. మధ్యలో మనకు చెప్పినట్టుగా ఇంత మటుకు పంచభూతాత్మకమైన ఈ శరీరం, దీనికి వచ్చే అన్ని రకాల రుగ్మతలు కూడా మళ్ళీ మనము ఆహార చికిత్స ద్వారా, జల చికిత్స ద్వారా, సూర్య చికిత్స ద్వారా, ఈ విధంగా మృత్తికా చికిత్స ద్వారా, ఈ అన్ని రకాల ప్రకృతిలో లభించే అన్ని అంశాల ద్వారా మనం మన రోగాలని నయం చేసుకునే, నియంత్రించుకునే అవకాశం చాలా పుష్కలంగా ఉంది. ఆ విషయాన్ని వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. విరుద్ధమైన ఆహారాన్ని సేవించడం, విరుద్ధమైన జీవన విధానాన్ని అవలంబించడం ద్వారానే ఈ అనేక సమస్యలు వస్తుంటాయి. వాటిని సవరించుకోవడం ద్వారా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. మనకు బయటి కెమికల్స్ తో కూడిన ఔషధాల యొక్క అవసరం మనకు ఎంత మాత్రం లేదు, ఉండదు అనే విషయాన్ని వారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ విషయాల పట్ల మనం జాగ్రత్త వహించి మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటూ సమాజాన్ని కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండేట్టుగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకోసమే ఈ ఆయుర్వేద అభియాన్ని మనం ప్రారంభించడం జరిగింది. రేపు మరొక అంశంపై మరొక నిష్ణాతునిచే మనకు ఇంకో కార్యక్రమం ఉంటుంది. దానికి సంబంధించిన సమాచారం ఈ రోజు రాత్రి కానీ రేపు కానీ అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ సంజయ్ जी आपका अमूल्य समय देकर हमें ये प्राकृतिक चिकित्सा विषय में ये जागरूक करने के लिए आपको तेलंगाना भारत स्वाभिमान के ओर से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं. मेरा फिर भी एक बार बहुत तकलीफ देंगे, फिर एक बार आपका समय लेंगे हम. जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद. सभी हमारे जो केंद्रीय राज्य स्तर के सभी पदाधिकारीगण, पांचों संगठन के, उन सबको मेरी ओर से, पतंजलि की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद. और आगे भी हम इस तरह से सेवाएं आपस में मिलकर के करते रहेंगे. इन्हीं के साथ ओम शांति शांति शांति. ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः.
बहुत बहुत ధన్యవాదాలు అండి, చాలా సంతోషం. దయచేసి అందరికి సూచన, మనకి 500 మందిని ఈ అభియాన్లో రోజు తీసుకురావాలి. और ఎక్కువలో ఎక్కువ గ్రామాల నుంచి, మహిళల నుంచి మరియు ప్రాంతాల నుంచి మనం ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. దీనికోసం రోజు ఒక విశేషజ్ఞులైనటువంటి డాక్టర్ని మనం ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. మన దగ్గర ఉన్న పతంజలి చికిత్సాలయాల్లో ఎంతో నిష్ణాతులైన డాక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ పరిచయం చేద్దాం. మనకు తెలియక మన దగ్గర ఉన్న అమృతాన్ని పక్కన పెట్టి అల్వాపతి చుట్టూ తిరుగుతున్నాం. కాబట్టి మన దగ్గర ఉన్న డాక్టర్స్ అందరినీ మనం పరిచయం చేసుకొని వాళ్ళని సదుపయోగం చేసుకోవాలి. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి, మనం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సో ఈ అద్భుతమైన ప్రయత్నంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభారీలందరూ, అన్ని సంఘటనల ప్రభారీలు, కార్యకర్తలు, యోగా టీచర్స్ అందరూ కూడా సాయంత్రం 5:15కే రెడీ ఉండండి. 6 to 7 షార్ప్ 1 hour ఈ ఆయుర్వేద జాగృతి, అవగాహన మరియు చర్చా గోష్ఠి కార్యక్రమంలో ఇన్వాల్వ్ అవుదాం. సో అందరికి పేరు పేరు ధన్యవాదాలు. శాంతి మంత్రం చెప్దామా అండి? శాంతి మంత్రం చెప్దాం. మాకు నోట్స్ కావాలి. నోట్ బుక్ తీసుకొని రాయాలి, పాయింట్స్ రాసుకుంటున్నాం. రికార్డ్ చేసుకోండి. రాస్తున్నాం. ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ కదా, మనం రేపటి నుంచి ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇంటర్నెట్ కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ అనిపించింది నాకు, చాలా క్లారిటీ. కానీ దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, దీని ఉద్దేశమే అందరికీ అందాలి. మన దగ్గర సామాన్యమైన వ్యక్తికి కూడా ఆయుర్వేదం పైన స్పష్టత రావాలి. మన 3 లక్ష్యాలు, యోగా, యజ్ఞం, ఆయుర్వేదం, ఈ 3 పైన మన తెలంగాణలో ఊర్లో అవగాహన రావాలి, ప్రతి ఇంట్లో అవగాహన రావాలి. ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రయత్నం కాబట్టి ఎక్కువలో ఎక్కువ మంది ప్రయత్నం చేయండి. 500 దీని కెపాసిటీ. రేపు ఇది సక్సెస్ అయితే 1000 మంది తీసుకుపోదాం మనం. కాబట్టి రేపు ఈ రోజు 40 మందే వచ్చినారు, అంత విశేషజ్ఞులు వస్తే రేపు మనం 500 మందిని రప్పియాలి. కాబట్టి అందరికి సమాచారం ఇవ్వండి. రేపు 5:15కు రెడీ ఉండండి. మన దగ్గర ఉన్న మంచి మంచి డాక్టర్స్ అడ్రస్ అవన్నీ మనం ఇస్తాం. మెడిసిన్స్ ఈజీగా ఉంటుంది, ఇంట్లో ఉండి మనం సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో శాంతి మంత్రం చెప్తామండి. ఈ రోజు కార్యక్రమానికి కార్యకర్తలకు మాత్రమే కాదు అన్న, ఈ 45 మంది ఈ రోజు ఎవరైతే వచ్చారో వీళ్ళు పరివారంతో సహా కూర్చుంటే 450 అవుతారు. కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మీరు ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ చెప్పలేరు. ఈ కార్యక్రమంలో వాటిని భాగస్వాములు చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు మీకే చెబుతుంటారు. కాబట్టి బంధుమిత్రులు అన్న, ఇంకొక విశేషం, రేపటి నుంచి వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది తెలుగులో మాట్లాడతారు, అప్పుడప్పుడు హిందీ ఉంటుంది. హరిద్వార్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు హిందీలో మాట్లాడతారు. మన తెలంగాణలోనే ఆయుర్వేద విశేషజ్ఞులు చాలా ఉన్నారు, తెలుగులో మాట్లాడతారు. మారుమూల ప్రాంతాల వాళ్ళకి అవగాహన వస్తుంది. కాబట్టి ఎక్కువలో ఎక్కువ మందిని మనం ఇందులో జాయిన్ చేద్దాం. శాంతి మంత్రం చెప్దామండి. రేపు 10 సహస్రలో 120 నమస్కారం ఉంది. రండి, ముందుకు రండి. ఎక్కువలో ఎక్కువ మందిని మోటివేట్ చేద్దాం. మార్నింగ్ షార్ప్ 5:30కి సాధన స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ 6:15 నుంచే 6 o'clock నుంచే మనం సూర్య నమస్కారాలు వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి అందరు ముందుకు రండి. సో శాంతి మంత్రం చెప్దామండి. ఓం శాంతి, అంతరిక్షం శాంతి, శాంతి, ఓషధయా శాంతి, దేవా శాంతి, బ్రహ్మ శాంతి, సర్వగో శాంతి, శాంతిరేవా శాంతి, సామా శాంతిరేవి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరికి बहुत ధన్యవాదాలు. తెలంగాణలో నుంచి రోగాలని దూరం చేద్దాం యోగా ఆయుర్వేదం యజ్ఞం తోటి. बहुत ధన్యవాదాలు. సేమ్ లింక్ ఉంటుందండి, లింక్ సేమ్.
సేమ్ లింక్ ఉంటది, మీరు అందరికి ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు. టాపిక్స్ చేంజ్ అవుతుంది, రిసోర్స్ పర్సన్ చేంజ్ అవుతారు, మీరు అందరికి ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చండి. ఓం అండి. అండ్ యూట్యూబ్ లో కూడా వస్తుంది, యోగ సాధన అండ్ సేవ యూట్యూబ్ లో వస్తుంది. అండ్ బిఎస్టి ఫేస్బుక్ లో కూడా పంపిస్తాను నేను, తెలంగాణ స్టేట్